नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो के अंदर मतलब अपन ने अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, जो कि भारत और राजस्थान के बारे में था। अब हम तीसरे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रकृति में जल से ही जीवन संभव है। मतलब प्रकृति में अगर जीवन संभव है तो उसका एक ही कारण है, यहाँ पे जल मौजूद है, इसलिए ही जीवन संभव है। जल के कारण ही मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के क्रियाकलाप संपादित होते हैं। कोई भी काम हो जल के बिना संभव नहीं है, ये बात इसमें कही गई है। जल का उपयोग पेयजल, घरेलू उपयोग, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौकायन, मनोरंजन, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। तो आपको सभी को पता है कि जल के क्या क्या उपयोग हैं। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोग की संभावना हो वो जल संसाधन कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है, अंडरलाइन की हुई है, इंपॉर्टेंट याद करनी है आपको। फिर आगे लिखा है राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप आदि हैं। मतलब राजस्थान में मुख्य जल स्रोत बहुत सारे हैं, वो इनके ऊपर है। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधन एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपवाह तंत्र के बारे में। तो अपवाह तंत्र क्या होता है ये देख लेते हैं। किसी मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अपवाह तंत्र और प्रवाह प्रणाली किसे कहते हैं उसके बारे में दिया है। यह धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि जल का सामान्य स्वभाव है ढाल की ओर बहना। कहना मतलब है जिधर ढाल ज़्यादा होगा उधर पानी बहेगा। इसका कहना मतलब ये है। विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्राग ऐतिहासिक कालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी। तो ये बात कही जाती है, विद्वानों के मत के अनुसार ये बात है कि लगभग 3000 साल पहले सतलज, यमुना और प्राग ऐतिहासिक काल की सरस्वती नदी ये राजस्थान में बहती थी, ऐसे इनकी मान्यता है। और ये गुजरात के पास एक स्थान है भरूच के पास स्थान है, वहाँ पे ये अरब सागर में गिरती थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी सरस्वती नदी, सतलज, यमुना ये कहाँ पे अरब सागर में मिलती थी? गुजरात के भरूच के नामक स्थान से मिलती थी। लेकिन भूगर्भिक हलचल और जलवायु परिवर्तन के कारण वैदिक संस्कृति की पोषक यह सरस्वती नदी अब लुप्त हो गई है। क्या या तो कोई भूगर्भिक हलचल हुई थी या कोई जलवायु में परिवर्तन हुआ था, इसलिए ये विलुप्त हो चुकी है। आगे लिखा है कि आप जानते हैं कि ऐसी छोटी नदियाँ जो अपने क्षेत्र का जल आगे ले जाकर किसी बड़ी नदी में उड़ेल देती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सहायक नदियाँ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियों की परिभाषा है। अब बात करते हैं जल विभाजक रेखा क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। 2 अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो मतलब ये 2 अपवाह तंत्रों के बीच में कोई ऊंची भूमि होती है, जैसे कोई पहाड़ वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से पानी को अलग अलग बांट दिया जाता है और पानी अलग अलग दिशा में प्रवाहित होता है, तो उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। और राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला वो सबसे बड़ी जल विभाजक रेखा है। आगे बात करते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं। 3 प्रकार का होता है ये। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र, तीसरा आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर डालने वाली चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च और इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। कहना मतलब अरावली पर्वत के जो पूर्वी भाग में बहकर अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। तो इसमें कौन कौन सी? चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च
इनकी सहायक नदियाँ होती है। तो अपने को याद रखना है, इनके नाम याद रखना है आपको, कौन कौन सी नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब बात करते हैं अरब सागर का अपवा तंत्र। अरावली पर्वत से दक्षिण पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली नदियों के नाम इम्पोर्टेंट है। माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इनकी सहायक नदियाँ हैं, वो अपना पानी अरब सागर में डालती है। अब आंतरिक अपवा तंत्र की क्या होता है ये देख लेते हैं। ऐसी नदी जो किसी भी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है या किसी झील में मिल जाती है तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवा तंत्र वाली नदी कहते हैं। अब राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी नदियाँ जो आंतरिक अपवा तंत्र वाली है, तो उनके नाम है गग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढा आदि नदियाँ हैं, वो आंतरिक अपवा तंत्र के उदाहरण है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है। आगे बात करते हैं। अब ये देखो, ये राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान है, इसका नक्शा बनाया हुआ है। इसमें मतलब कौन कौन से राज्य इसके पड़ोसी राज्य हैं और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी कहाँ पे, कौन सी झील है, सब इसमें दिया गया है। समुद्र तल से ऊंचाई दी गई इनकी, तो ये आपको देखना है। अब देखो राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाम है चंबल नदी। तो चंबल नदी अपने को सबसे पहली बात है, ये चंबल नदी मतलब नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, उनके ऊपर कौन से बांध बने हुए हैं और उसका कहाँ मतलब वो उसका अंत कहाँ होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, ये अपने को ज़्यादा याद रखनी है। तो चंबल नदी है, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के जनापाव से है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। इसका जो है ना, इस नदी का उद्गम कहाँ से है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के जनापाव से है और यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी, ये सबसे लंबी नदी है और पूरे साल भर बहती है। और राजस्थान में यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में यह नदी भैंस रोड गढ़ से प्रवेश करती है और कहाँ कहाँ बहती है। भैंस रोड गढ़ से प्रवेश करके कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी, उत्तर प्रदेश का एक स्थान का नाम इटावा, वहाँ पे ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियों के नाम भी याद रखने अपने को। इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, बेडज, कोठारी और काली सिंध और पार्वती आदि है। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा वो इस नदी के किनारे स्थित है। तो कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहते हैं और शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी यह चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। अब बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम राजसमंद जिले की जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ कहाँ बहती है, यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है, मतलब इसके अंदर पानी ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। बनास नदी पूरी मतलब राजस्थान में ही बहती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर, याद रखने वाली चीज़ है, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास, बेडज और मेनाल ये तीन नदियों का एक संगम स्थल है जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा के बिगोद में है। बनास, बेडज और मेनाल नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ है, ये भीलवाड़ा के बिगोद में है। तो टोंक और सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि टोंक किस नदी के किनारे हैं, तो टोंक और सवाई माधोपुर दोनों बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अब बात करते हैं बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वो है कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल आदि, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये अपने को याद रखने वाली बात है, याद रखना ये बात। अब आगे बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। तो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। कहने मतलब अजमेर का जो गोविंदगढ़ स्थान है वहाँ पर सरस्वती और सागरमती दो नदियाँ आपस में मिल जाती है, तब इसका उद्गम होता है। लेकिन नॉर्मली इसका जो अजमेर का जो नाग पहाड़ है वहीं से ये बहना शुरू होती है। तो अजमेर अब ये कहाँ कहाँ बहती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है,
कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर के जो जिला है एक बालोतरा, बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक एक स्थान है, वहाँ तक इस नदी का जल मीठा होता है, लेकिन इसके बाद जो जल है वो खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो बात कर लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं माही नदी के बारे में। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के अमरोहू नामक स्थान पर इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। ये माही नदी पर स्थित है, माही बजाज सागर बांध वो बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम और जाखम है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोम और जाखम है। आगे बात करते हैं बाणगंगा के बारे में। बाणगंगा, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की जो बैराज की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। इस नदी का जो पानी है वो भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, नाम सुना होगा आपने, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। ये भूमिगत हो जाती है और नम भूमि का निर्माण करती है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो बाणगंगा को कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में। इस नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणी है वहाँ से होता है। हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? यह राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर में यह भूमिगत हो जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ याद रखना है। और श्री गंगानगर में तो ये विलुप्त हो जाती है। तो इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी की सहायक माना जाता है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी भी है। आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। कई नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। तो नदी पर बांध बनाने से इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। तो मतलब एक काम करने से बहुत सारे परियोजनाएं सफल होती है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने तो इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा है। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्होंने कहा है। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि मतलब नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राजस्थान से संबंधित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का विवरण भी इस प्रकार है। अब देखो इसमें लिखा है कि आप जानते हैं कि सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए जो बांध है उन्हें क्या कहा जाता है? किसी नदी का बहाव चेंज करने के लिए हम उसके ऊपर बांध बनाते उसको कहते हैं बैराज। क्या कहा जाता है? बैराज। जैसे हरिके बैराज है, कोटा बैराज है, ये नाम दिया गया। अब फीडर क्या होता है? इसकी परिभाषा भी है, किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग ही नहीं होता है उसे फीडर कहा जाता है। ऐसा मतलब नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ का पानी कुछ काम का नहीं है उसे फीडर कहा जाता है। आगे बात करते हैं चंबल परियोजना के बारे में। तो चंबल अपने को याद रखना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है, किन दो राज्यों का मतलब सम्मिलित रूप हिस्सा है इनका, वो बात याद रखनी। और इनके ऊपर कौन कौन से बांध है ये भी अपने को याद रखने हैं। तो चंबल परियोजना के बारे में बात करते हैं। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये वाली बात याद रखनी अपने को। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बने हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके ऊपर कितने बांध बने हुए? 4 बांध बने हुए। अब देखो जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। एक बांध है गांधी सागर बांध, वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। बाकी 3 राजस्थान के अंदर है। अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं? राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, याद रखने वाली चीज़ है।
राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध कोटा जिले में स्थित है। तो इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत भी मिलती है और सिंचाई की सुविधाएं भी मिलती है। तो ये देखो, ये चित्र बने हुए हैं। एक तरफ तो राणा प्रताप सागर बांध का चित्र है, एक तरफ माही बजाज सागर बांध का चित्र है। अब बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। तो ये राजस्थान के किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर स्थित ये परियोजना है। यह राजस्थान और गुजरात, दो राज्य मिक्स है इसमें, राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। तो जल विद्युत का उत्पादन भी इस परियोजना से हो रहा है। अब बात करते हैं बिशुलपुर परियोजना की। तो राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर है, वहाँ पे ये बना हुआ है। तो राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिशुलपुर गांव में बनास नदी पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है ये? बनास नदी पर है। और किस उद्देश्य से बनाई गई? ये पेयजल, लोगों को पीने का पानी प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। और इस परियोजना का लाभ किन किन जिलों को मिल रहा है, तो ये भी बात कर लेते हैं। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। अब देखो, इसके अंदर 4 राज्य सम्मिलित है, 4 राज्यों की पार्टनरशिप है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है परियोजना। और इसके उद्देश्य क्या क्या है? मतलब इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल से बाड़मेर, जालौर जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलती है। बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलती है। इनके अतिरिक्त राज्य में विकसित अन्य नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं। जैसे पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है। डूंगरपुर जिले में मानसी वकल परियोजना है। नाम याद रखना, मानसी वकल परियोजना इंपॉर्टेंट है। किस जिले में? उदयपुर में है। और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। जाखम परियोजना किस जिले में? ये है अपने प्रतापगढ़ जिले में है, ये अपने को याद रखनी है। आगे बात करते हैं प्रमुख नहरें कौन कौन सी है। तो गंग नहर, गंग नहर का नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान में नहरों द्वारा जलापूर्ति का कार्य स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। बीकानेर के महान एक राजा हैं, बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह, इम्पोर्टेंट नाम याद रखने वाले हैं ये। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? पंजाब में बनवाया था। किस नदी पर बनवाया? सतलज नदी पर बनवाया और फिरोजपुर के निकट बांध बनवाया। और वहाँ से 1927 में, सन याद रखनी है, 1927 में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया था। और यह राजस्थान की पहली नहर है, सबसे पहली नहर यही है। और वर्तमान में इस नहर से सिंचाई कहाँ होती है? श्री गंगानगर में सिंचाई होती है। बात करते हैं अब इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नहर को बनाने का जो सुझाव है वो 1948 में बीकानेर के एक सिंचाई इंजीनियर है कंवर सेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सुझाव दिया था। कब दिया था? 1948 में दिया था। तो बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। और केंद्र सरकार की स्वीकृति कब मिली थी? 1952 में मिली थी। केंद्र सरकार की जब स्वीकृति 1952 में मिल गई तो पंजाब में सतलज और व्यास नदी का संगम, पंजाब में सतलज और व्यास नदी का जो संगम है उसके ऊपर हरिके बैराज नामक बांध का काम शुरू किया गया। हरिके बैराज का बांध नामक बांध का काम शुरू किया गया। हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक 204 फीडर नहर है, किलोमीटर है। हरिके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ का एक स्थान है मसीतावली, यहाँ तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है और ये फीडर नहर है, ये ध्यान रखना है। और जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, 649 किलोमीटर है। और जो वितरिकाएँ हैं, इस नहर से कई वितरिकाएँ निकाली गई, उनकी लंबाई 8000 किलोमीटर से भी अधिक है।
जिनसे लगभग 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। और जो नहर का जो अंतिम बिंदु है ना, वो बाड़मेर के गडरा रोड तक है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम बिंदु वो कहाँ है? बाड़मेर के गडरा रोड तक है। और यह एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसे मरुगंगा भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। यदि इस नहर को और आगे अगर बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया जाए तो इसमें छोटे जहाज़ों और नावों का संचालन भी पॉसिबल हो सकता है, संभव क्या हो सकता है। थार के मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए अब तक कई लिफ्टें नहरें बनाई गई हैं। अब इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र में कृषि विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक, सूखे एवं अकाल पर नियंत्रण, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य पालन और पर्यटन विकास आदि भी संभव हुआ है। तो इंदिरा गांधी नहर का मैप राजस्थान के मैप के अंदर दिखाया गया है, कहाँ से शुरू हुई है, किन किन जिलों में जाकर ये बह रही है, सब इसके अंदर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं भरतपुर नहर के बारे में। तो भरतपुर नहर है, यह मतलब पश्चिमी यमुना नहर से इस नहर का निर्माण किया गया। भरतपुर नहर का निर्माण किस नहर से किया गया? यमुना नहर से किया गया है। और भरतपुर नहर से राजस्थान की केवल भरतपुर जिले में सिंचाई होती है। इसका केवल एक ही जिले को फायदा मिलता है, वो भी है भरतपुर। इन नहरों के अतिरिक्त विभिन्न छोटे बड़े बांधों, एनीकटों, तालाबों, कुओं एवं नलकूपों से भी राजस्थान में सिंचाई होती है। तो वर्तमान में सिंचाई के लिए फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का विकास भी हो रहा है। अब जल संरक्षण और प्रबंधन क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट भी, आसान भी है। साधारण अर्थ में सुरक्षित करके रखना संरक्षण कहलाता है, अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन और रख रखाव, जिससे कि उसके दुरुपयोग अथवा अनावश्यक शक्ति को रोका जा सके, संसाधन संरक्षण कहलाता है। जल ऐसा प्राकृतिक साधन है जिस पर न केवल मानव बल्कि वनस्पति और संपूर्ण जीव जगत का वो भी इसके ऊपर निर्भर है। वर्तमान में औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल के विदोहन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अतः प्रादेशिक और विश्व स्तर पर सभी देशों में स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी उसको भी स्वच्छ जल मिल सके। तो जल संरक्षण के उपाय क्या है, ये भी अपने को जल संरक्षण के उपाय पढ़ने जरूरी है, ताकि हम जल का संरक्षण कर सकें। जल संरक्षण के उपाय के बारे में बात कर रहे थे। जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जलाशय में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल के स्रोतों के निकट स्नान और कपड़े न धोना, जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना ये शामिल है। और जल का पुनर्वितरण करना, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय और सामाजिक विषमता को कम किया जा सकता है। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वनावरण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल की पुनरावृत्ति आदि प्रयत्नों से जल की कमी और अवनयन की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। मतलब इतने सारे अपने पास उपाय हैं कि हम जल को संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो हमें इनका उपयोग करके पानी को बचाना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। आगे बात करते हैं, राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में कई प्रकार के जल स्रोत पाए जाते हैं। प्राचीन काल में इन जल स्रोतों से लोगों को जल उपलब्ध होता था। इनकी अच्छी तरह से देख रेख भी की जाती थी और राज्य के विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ियाँ आदि इसके उदाहरण हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय भी किए हैं। इसी तरह के प्रयास उदयपुर के शासकों द्वारा भी किए गए और जिनकी संक्षिप्त जानकारी भी यहाँ दी जा रही है। तो उदयपुर के शासकों ने क्या किया था वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है
उदयपुर में ऐतिहासिक जल प्रणाली के बारे में एक अध्ययन वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान में जल संरक्षण की विचारधारा बहुत ही प्राचीन है। यहाँ के राणाओं शासकों ने कई झील का निर्माण करवाया है। जयसमंद झील इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है कि जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया? महाराणा जयसिंह ने कराया। कब कराया? 1687 से 91 तक कराया। किस नदी पर कराया? गोमती नदी पर करवाया। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और जल संरक्षण के लिए नदी को मोड़ने और जोड़ने तथा झीलों को जोड़ने के विश्व के सबसे पुराने उदाहरण में मेवाड़ देखे जा सकते हैं। उदयपुर शहर के पश्चिम उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, चिक्कलवास गांव। इस गांव के समीप आहड़ नदी पर महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा एक बांध बनाकर वर्षा ऋतु में प्रवाहित अतिरिक्त जल को फतेह सागर पहुंचाने के लिए चिक्कलवास नहर का निर्माण किया गया। चिक्कलवास नहर का निर्माण क्यों किया गया? ताकि जो वर्षा ऋतु में जो एक्स्ट्रा पानी आए उसको फतेह सागर पहुंचाया जा सके, इसलिए चिक्कलवास नहर का निर्माण किया गया। इस नहर का निर्माण फतेह सागर में आहड़ नदी का पानी 118 वर्ष पहले ही पहुंचा दिया गया था। इस नहर के द्वारा 118 वर्ष पहले ही पानी पहुंचा दिया गया था। 470 किलोमीटर में फैली इस घाटी में, ये घाटी है 470 किलोमीटर तक फैली हुई है। 470 किलोमीटर में फैली इस घाटी में क्रमबद्ध जलाशयों का निर्माण और नदियों को आपस में जोड़कर यहाँ के तत्कालीन शासकों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वर्षा जल प्रबंधन और संरक्षण का प्रशंसनीय कार्य जनहित में किया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। उदयपुर बेसिन में गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमरकुंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर तथा फतेह सागर जलाशयों का निर्माण जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण है। तो उदयपुर बेसिन में गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील इतने सारे हैं जो कि जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण हैं। वर्षा ऋतु में जब जलाशय पानी से भर जाते हैं तो इन सभी जलाशयों का जल स्तर एक समान हो जाता है एवं पानी आपस में मिल जाता है। उदयपुर बेसिन में विभिन्न छोटे छोटे जलाशय सिंचाई, पेयजल और पर्यटन विकास हेतु जल प्रबंधन के उत्तम उदाहरण हैं। महाराणा राज सिंह जी प्रथम द्वारा नदी बहाव को कृत्रिम रूप से मोड़कर उसे स्थायित्व प्रदान किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये कार्य? महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा। और मेवाड़ का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उबयेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? उबयेश्वर। तो उबयेश्वर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बहने वाली जो नदी है उसको मोड़कर मोरवानी नदी में मिला दिया गया। किस नदी में मिला दिया? मोरवानी नदी में मिला दिया गया। इस प्रकार उबयेश्वर क्षेत्र के जल को जना सागर और फतेह सागर में पहुंचा दिया गया। इस प्रकार जो जल है वो किन किन सागरों में पहुंचाया गया? एक तो जना सागर, एक फतेह सागर में पहुंचा दिया गया। उबयेश्वर के जल को मोरवानी नदी के साथ मिलाने का कार्य जो है वो सन 1676 से 1685 के बीच में किया गया था। तो ये याद रखना है कब किया गया था। अब ये जो मेवाड़ के राणाओं द्वारा उदयपुर में जो निर्मित झीलें हैं, किस स्थान पर कौन सी झील है, उन सब का डिटेल यहाँ पे दी गई है। और झीलों को जोड़ने वाले सेतु का नाम क्या है वो इस मैप को देख कर आप पता लगा सकते हैं। इस प्रकार अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आप मुझे कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि जो मेरी मेहनत है वो वास्तव में एकदम सही रास्ते पर है या नहीं है, वो मुझे पता चलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, ऐसी कोई योजना बनाएं आप, उनको भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।